अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वेलकम टू पावर शो विद मलिया हाशमी। नाज़रीन, मुझे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को उनसे खुद से खतरा ना हो तो और कोई खतरा उनको नहीं दिखाई देता। फिलहाल अल्लाह की ऐसी मदद उनको आन पहुंचती है। काफ लीग से बहुत ज़्यादा ख़तरा महसूस किया जा रहा था कि शायद वो पीटीआई की हुकूमत का साथ छोड़ दें, और अपोजिशन को काफ़ी एक उम्मीद बन गई थी कि काफ लीग शायद उनकी सफ़ों में शामिल हो जाए, बिलखुसूस इस तासुर की वजह से जो जानबूझकर कुछ तो मीडिया में भी कुछ अनासिर ने फैलाया, और कुछ ये जो बहुत ज़्यादा ये बात की जाती थी कि शायद सिविल मिलिट्री लीडरशिप अब सेम पेज पर नहीं रही। सो ये सारी की सारी अफवाहें दम तोड़ गईं, और काफ लीग का बताया जा रहा है, जो हुकूमती ज़राए से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि बहुत हद तक उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर लिए गए हैं। और अभी आज जो बहुत अहम काफ लीग का इजलास भी हुआ है, उसमें भी यही बताया जा रहा है कि हुकूमत के साथ जो एक कड़वापन पाया जा रहा था उनकी टोन में, अब वो बात नहीं रही। सो देखते हैं कि अब प्रॉपर जो फॉर्मल वो ऐलान करते हैं सारी अपनी नशिस्त के बाद, वो क्या होता है। इसके अलावा जो एक और दिलचस्प सूरत हाल पिछले इस हफ्ते में डेवलप हुई थी, वो ये कि जॉइंट सेशन हुकूमत ने जो खुद ही बुलवाया था इस उम्मीद पर कि उनके इत्तेहादी कन्वीनियंटली उनके साथ आएंगे और वो बाआसानी अपने मतलूबा बिल्स पास करवा लेंगे, लेकिन खतरे की घंटी हुकूमत के लिए उस वक्त बजी जब अपना ही बुलाया गया जॉइंट सेशन हुकूमत को कैंसिल करवाना पड़ा, क्योंकि इत्तेहादियों ने ऐन मौके पर साथ देने से इनकार कर दिया था। सो अभी कहा जा रहा है ज़राए के मुताबिक मंगल या बुध को जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन शायद बुला लिया जाए। इसका बहरहाल एक हतमी फैसला कल पता चल जाएगा कि क्या होता है। फवाद चौधरी साहब से आज जब मीडिया ने ये पूछने की कोशिश की कि अब स्पीकर कौमी असेंबली ने जो शहबाज शरीफ साहब को खत लिखा था कि अपोजिशन हमारे साथ मिल बैठे और इंतखाबी इस्लाहात पर जरा आगे चला जाए, लेट्स मूव फॉरवर्ड टुगेदर, तो उस पर जो जवाब आया है अपोजिशन की जानिब से, उसमें कानून और आइन के दायरे कार में रहते हुए जो भी लेजिस्लेशन हुकूमत करना चाहती है उसके हवाले से तो अपोजिशन ने अपेरेंटली बज़ाहिर अल्फाज की हद तक तो पूरी यकीन दहानी दिलाई है कि जी हम आपका साथ देंगे। लेकिन जब नून लीग के क्वार्टर से हमारी बात हुई तो दो बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस देखने को मिली। एक तो ये कि वो हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और, जो मेरी जितनी इतलात के मुताबिक जो मेरी बातचीत हुई है उसमें वो बिल्कुल भी आमादा नहीं है कुछ चीज़ों पर इमरान खान हुकूमत का साथ देने के लिए। खास तौर पर ये जो केसेस और एहतसाब और इन चीज़ों पर तो उनका आज भी वही सख्त मौक़िफ़ है। कुछ चीज़ों पर शायद अगर पीपल्स पार्टी और दीगर अपोजिशन जमातें उनके साथ मिल जाएं तो शायद उनको भी उनके साथ चलना पड़े। तहरीके अदम एतमाद के हवाले से जो बहुत पिछला पूरा हफ्ता ये बात की गई कि शायद ले आई जाए, चेयरमैन सेनेट के खिलाफ भी कोशिश की जा रही थी, और पहले तो सिर्फ पीपल्स पार्टी ये बात करती थी, अब के नून लीग और फजलुर रहमान साहब भी हमें कुछ आमादा दिखाई दिए इस बात पर कि शायद स्पीकर कौमी असेंबली और चेयरमैन सेनेट से इस मामले को पायलट टेस्ट के तौर पर, इसको टेस्ट केस के तौर पर लिया जाए और वहां पर देखा जाए, टू टेस्ट द वाटर्स जिसे आप कहते हैं, कि अगर वहां पर इनको फतह मिल जाती है तो शायद ये आगे वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की कोशिश करें। लेकिन नून लीग के जराए के मुताबिक जो मेरी बातचीत हुई उसमें वो उस पर भी बिल्कुल होपफुल दिखाई नहीं देते, और उनको लगता है कि पीपल्स पार्टी ये सिर्फ दाई दिखाकर बाई मार रही है, ये सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए हमेशा ये बात करती आई है, और आज भी ये सिर्फ नारे की हद तक बात दुरुस्त हो सकती है। अददी अक्सरियत के बावजूद भी वो नहीं जीत पाएंगे सेनेट में भी। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर साफी और तज्जिया निगार जनाब सईद काजी, उनसे इन तमाम हवालों से पूछते हैं। सईद काजी साहब, आपने मेरा मुफस्सिल इब्तदाइया तो सुन लिया, क्या लगता है आपको कल क्या होने जा रहा है? हुकूमत एक बार फिर सुर्खरू हो जाएगी इत्तेहादियों को मनाने में, या अपोजिशन का कोई मार्जिन निकलता है? देखिए, अपोजिशन जो है वो स्कैटर्ड है, और उसके अलावा जो मेन पार्टी अपोजिशन की उसके अंदर जो है वो बड़ा क्राइसिस है। ये जो बयानिया के हवाले से था, कुछ लोग कह रहे थे कि जी ये एक इन्होंने जानबूझ के दो पोस्टर रख छोड़े हैं, लेकिन बहरहाल उन्होंने जो कुछ भी हो एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में वो लैंड कर गई है, तो इसलिए उसमें तो कोई जान है नहीं है। दूसरी बात यह है कि रियासती सतह पर भी कोई अल्टरनेटिव जिस किस्म के हालात से दुनिया गुजर रही है, ये मेरे ख्याल में एक इस आलमी माशी निज़ाम का एक बदतरीन दौर है
जिसमें से ये दुनिया गुजर रही है। और बाद लोग कहते हैं कि 1930 का जो बहरान था माशी, जो ग्रेट डिप्रेशन था, उससे भी बड़ा एक बहरान दुनिया को दरपेश है। तो ऐसे हालात में मुझे नहीं लगता, जो नवाज शरीफ साहब ने भी यही फैसला किया कि ये गवर्नमेंट अव्वल तो उनको खैर वो तो उनको तो राइट ऑफ कर चुकी हैं वो ताकतें जो उन्हें लेके आती रही हैं, लेकिन ये कि वो अगर उन्हें कहा भी जाए तो शायद वो ना आए। तो ये एक बड़ा ही मुश्किल दौर है, और इसमें ये इसको जो जितने भी मुख्तदर तबकात हैं या वो इसको कंटिन्यू करके इसमें से कुछ सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पोस्ट इमरान खान जो कोई सिनेरियो समझ में किसी को नहीं लग रहा क्या करेंगे आप, कि जितना बड़ा बन गया है। और दूसरा जो सोल्यूशंस हैं, ये नहीं कि सोल्यूशंस नहीं है, वो सोल्यूशंस जो है वो बहुत ही जुर्रत चाहते हैं, बड़ी कोई ताकतवर लीडरशिप चाहते हैं, कोई ताकतवर ऑर्गेनाइजेशन भी चाहते हैं, और ऐसी हमें कहीं होराइजन पर नजर नहीं आती। देखें, अभी कल की खबर है कि अमेरिका में 30 साल ला रिकॉर्ड कीमतों का टूट गया है। इंडिया की बहुत बुरी हालत है, 43 साल बेरोजगारी का रिकॉर्ड वहां टूटा हुआ है, और एक उधर चाइना की जो मार्केट है वो हिट हो गई है, जो उसकी जो प्रॉपर्टी मार्केट है वहां पे एक के बाद दूसरी बैंकरप्सी आ रही है। तो दुनिया एक बड़ी वोलेटाइल है, और आज कोई कौमी मैशियत नहीं रही। दुनिया में जो बहरान आते हैं वो आलमी होते हैं, वो मुल्की नहीं होते। तो एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें मुझे नहीं लगता कि ये जितने पिगमीज आपस में लगे हुए हैं बैठ के कुछ करने, इनसे कुछ हो पाएगा। बल्कि अगर इनके हवाले हुकूमत हो जाए तो इमरान खान बड़ा लकी होगा, क्योंकि उसकी 2-3 साल में जिस परफॉर्मेंस पे उंगलियां उठ रही हैं उनको बुलाने में शायद चंद माह ही लगे। जी बिल्कुल सही। अच्छा सईद काजी साहब, आज फवाद चौधरी साहब जो वजीर इत्तलात थे, उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प ट्वीट की, बल्कि उनकी 2 ट्वीट्स का खुलासा ये है कि उन्होंने कहा कि 1, 2, 5 या 10 रुपए नहीं, पूरे 43 रुपए चीनी सस्ती हो गई है। तो इस हवाले से हम कोई बातचीत नहीं सुनते। जब महंगाई होती है तो उस वक्त सब शोर मचाते हैं, जब कोई अच्छा फैसला होता है कि 43 रुपए चीनी सस्ती हो गई, इस पर कोई बात नहीं कर रहा। दूसरा, उन्होंने एक और बहुत अहम मसले की निशानदेही की कि 46 अरब रुपए तक का अब तक कंपटीशन कमीशन की जानिब से फाइन किया जा चुका है, जुर्माना किया जा चुका है शुगर मिल्स मालिकान को, जो कि अदालतों से स्टे लेकर आ गए हैं। तो इस पर उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि अदालतें अब इस पर कोई पेशरफ्त के हवाले से कुछ गौर करेंगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज इमरान खान हुकूमत के लिए आज तक रहा है, और भले ऑपोजिशन ना भी निकले, इमरान खान किस तरह से इस चैलेंज से नबर्द आजमा हो सकते हैं कि इनको एक्चुअली कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सके, इन डिफॉल्टर्स को? देखें, आपकी मेन अपोजिशन पार्टी के जो यानी आपके अपोजिशन लीडर हैं, सीरियस नौयत के उन पर चार्जेस हैं, जो अब तक चीजें बातें सामने आई हैं। और मेरी खबर यह है कि आइंदा आने वाले दिनों में कुछ और केसेस उनके सामने आ रहे हैं, और उन केसेस की कुछ और डिटेल आ रही है जिसका वो कोई किसी तरह से जवाब नहीं दे सके, और वो स्टिल ही ऑक्यूपाइज। देखे ना, ये स्टेट का कहाँ कहाँ पे ये कंप्रोमाइज है। कुछ ऐसी जगह जिनके बारे में हम गुफ्तगू नहीं कर सकते, वहां पे ऐसे ऐसे फैक्ट सामने आए हैं जिनके बारे में भले हम बात ना करें तो हमें औकात अपनी समझ में आ जाती है। तो बात यह है कि यहाँ की जितनी भी शराफिया है वो किसी तरह से किसी अपने आप को किसी कानून के ताबे न समझती है, न होने देगी। ऊपर से जो बहरान है वो बहुत ही इनकलाबी तब्दीलियां डिमांड कर रहा है। और तीसरी बात यह है कि ये सिचुएशन कंटिन्यू नहीं रह सकती। आप ये जो आप जड़ी बूटियों से कैंसर का इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं ना, कभी आप हफीज शेख को ले आते हैं जो खुद बीमारी है, यानी IMF वर्ल्ड बैंक से ज्यादा बहुत बड़ी माशी बीमारी क्या होगी दुनिया में। इसी तरह ये जो आपका स्टेट बैंक का गवर्नर जो है वो हमें रुपए की कीमत गिरने के फजाइल जो है वो बयान कर रहे होते हैं। बिल्कुल। तो ये बहुत कुछ है, बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। खान इनकी एक राइट विंग रिफॉर्मिज्म की, मैं पहले भी कहता हूँ, तो आखिरी कोशिश थी। अब तो पीछे इनकलाब ही बचता है भाई, वो कोई होराइजन पर अभी फिलहाल हमें नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जितनी भी पार्टीज हैं ये लोग सारे के सारे अवाम से कट के तो जो है ऊपर रियासती या गुलाम इक़्तिदार की आलमी गुलाम गर्दिशें हों या नेशनल गुलाम गर्दिशें हों, वहाँ जो है वो कोई इक़्तिदार की हड्डी मिल जाए, इक़्तिदार का टुकड़ा मिल जाए तो उसको वो भी लेने से डरते हैं आप।
क्योंकि ये चीजों को कौन मैनेज करेगा। यहाँ तो डेली बेसिस पे सिचुएशन डिटीरिएट हो रही है और यहाँ नहीं हो रही, पूरी दुनिया में हो रही है। तो इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स, दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इमरान खान तो लकी होगा अगर ये इसको निकालने में कामयाब हो जाए। बिल्कुल सही। और अगर वो दोस्त जी दुरुस्त फरमाया आपने। जी फरमाइए। जी मलिया, एक तो वसीम अकरम प्लस भी तो है ना, फिर ये भी एक बड़ा मसला है कि चलें जो स्टे लेकर आ जाते हैं शुगर मिल्स मालिकान या एहतसाब में जो दीगर रुकावटें हैं, प्रोसीजरल ग्लिचेस हैं जो नैब के हवाले से कुछ निकम्मापन कई जगहों पर दिखाया जाता है, उसको तो चलें इमरान खान साहब उस तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जो सिविल इंतजामिया बेहतर काम कर सकती है या फिर जिस तरह से उनके अपने चीफ मिनिस्टर बुज़दार जिनके हवाले से बहुत सिवियर शिकायत का सामना है, लाहौर में गंदगी कितनी फैल चुकी है, जो वहां पे उनसे शिकायत है, उनका तो उजाला इमरान खान साहब कर सकते हैं। देखिए, इमरान खान साहब ने ये जो बुज़दार वाला उनका चॉइस था, ये कई हवाले से गलत था। एक तो पंजाब में कोई देखें, ये कोई हुकूमत वगैरह कोई नहीं थी, ये कब्जे ही चल रहा था एक अरसे से। बिल्कुल, यहाँ पे शरीफ डायनेस्टी का कब्जा था और आपको चाहिए था कि इस तरह स्पाइनलेस लोगों को ना लगाएं और ऐसे लोगों को लगाएं। अब मुझे बताएं ना कि जो अभी तक उम्मीद है ब्यूरोक्रेसी के बहुत से ऐसे जो इनके साथ मिलके खाते पीते रहे हैं, वो हमारे कई दोस्त स्टोरीज देते हैं कि जी जाके पहले ये ब्रीफिंग जो है उनको देते हैं, जो मुलजमान है और जो मुजरिमान है उनको जाके, फिर ये भी तो ब्यूरोक्रेसी की भी तो औकात देखे ना। ये बड़ा एक जमाने में बड़ा प्रेस्टिजियस हुआ करता था, अब लगता है ये एक खानदान के जाती मुलाजिम है, जिस तरह पूछा है सामने आके रखता है, इसी तरह ये जाके उनके एक बंदे के आगे जाके जो रिपोर्ट पहले बुज़दार साहब से पहले रिपोर्ट रख देते हैं। ये खबरें आई हैं और लोग दे रहे हैं, भाई मैं तो नहीं दे रहा, आप कहेंगे तो मैं कोट कर दूंगा, कौन लोग टीवी पे ये कह रहे हैं। तो ये इमरान खान का एक मसला था। दूसरा इमरान खान का प्रॉब्लम ये था कि एक देखिए ये जितने मैशदान उनके इर्द गिर्द हैं, ये पहली बात तो ये कि वो मैशत जो है वो इस 2020 के रिसेशन ने उखाड़ के फेंक दी है। तमाम ओल्ड सर्टेनिटीज जो है वो डिसिपेट हो गई हैं, हवा में तहलील होकर रह गई हैं। वो तमाम जो माशी मफरूजे थे वो कुछ 2008 में उड़ गए थे, कुछ 2020 में उड़ गए थे। सही। मगर क्या आज बैठकर इस नई माशी जो एक बहुत बड़ा बुरान है, इससे निपटने की गुफ्तगू भी कहीं हो रही है? नहीं, कहीं नहीं हो रही। हुकूमत गिरा दो, इकट्ठे हो गए, बंदे पूरे हो गए, बंदे घट हो गए, मतलब एक देर आउट ऑफ सिंक विद टाइम्स। तो इसलिए एक बड़ी सॉरी सिचुएशन है। मुझे डर सिर्फ ये लग रहा है कि बहुत से समाज इसके बाद, अगर आप सूडान को देखें, अगर आप लेबनान को देखें, अगर आप एक्वाडोर को देखें, तो वहां पे खुदरो तहरीकें बननी शुरू हो गई हैं। अपनी तमाम इशराफिया से तंग आकर लोग 4 मिलियन लोग सूडान में बाहर आ गए हैं और वहाँ मुसीबत पड़ी हुई है। तो मुझे नहीं लगता कि ये अकल करेंगे और हालात को बचाने की कोशिश करेंगे। दुआ है कि हालात बेहतर हो जाए। आमीन इंशाल्लाह। और सईद काजी साहब, आखिरी सवाल बस इससे पहले कि हम आपसे इजाजत लें, लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी कि हुकूमत गिरा दो, हुकूमत को घर भेज दो, क्या ये सोल्यूशन है हमारे प्रॉब्लम्स का? अगर बिल फर्ज वो जो 35-40 साल से इस निज़ाम को दीमक की तरह चाट कर खा गए और इस कदर कैंसर ज़दा निज़ाम छोड़ कर गए कि इमरान खान छोड़कर इमरान खान के फरिश्ते भी आ जाएं, तो ये 3, 4, 5, 6 साल में ठीक होने वाला प्रोजेक्ट था ही नहीं इन द फर्स्ट प्लेस। तो आपको लगता है कि वही लोग जो इस निज़ाम के बिगाड़ के जिम्मेदार हैं, अगर वो आ भी जाएं तो उनके पास कोई प्लान है इसको ठीक करने का? देखें, इसके बारे में तो मैं कोट कर देता हूँ इस पाकिस्तान की एक अहम शख्सियत को, किसने जाके कहा था कि जी अगर हम चाहेंगे कि हम 2018 का इलेक्शन हार जाए, और वो गालबन ब्रीफ पीरियड के लिए मुस्लिम लीग नून के वजीर खजाना भी रहे थे, वो वजीर खजाना भी रहे थे। तो उन्होंने कहा था कि जनाब हमें ये अगर जो मिलेगी तो मिल भी जाए तो हमें नहीं लेनी चाहिए, हम नहीं लेंगे। तो ये इस तरह बड़ी जिम्मेदारी वाली जगह पे उन्होंने बात की थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए मतलब है कि उनको पता था कि वो जो करके जा रहे हैं। अच्छा, आप ठीक है, ले आए। अगर आज की एस्टैब्लिशमेंट ये समझती है कि उनके पास हल है तो बिस्मिल्लाह, फिर से ले आए। लेकिन सवाल ये है कि ये इसमें बहुत सारे और भी सवाल उठते हैं कि जो आपका पाकिस्तान यानी जो एस्टैब्लिशमेंट है या फौज का जो इदारा है, फुट सोल्जर्स भी तो है ना उसमें ऊपर तक, नीचे से ऊपर तक लोग होते हैं। तो आप किस मुंह से उन किन लोगों को रास्ता, मैं ये आपको इतना अर्ज कर दूं, ज्यादा खुल के बात नहीं करता, ये बंद गली में खड़े हैं, इन्हें आउट ऑफ द बॉक्स जो है वो जो है वो ऑप्शन पर गौर करना पड़ेगा।
और ये अब रवायती और जो जड़ी बूटियों से कैंसर का इलाज नहीं होता नजर आ रहा। बिल्कुल ठीक हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया सईद काजी साहब करने के लिए। नाज़रीन, आपने सईद काजी साहब का तज्जिया सुना, जो कि मेरा ख्याल है तकरीबन पाकिस्तान के हर ड्राइंग रूम में बैठा हुआ शख्स जो इस वक्त एनालाइज कर रहा है सिचुएशन को, वो ये कहता है कि ठीक है, ये कमजोरियां नून लीग में थी, ये पीपल्स पार्टी में थी, ये मिलिट्री डिक्टेटरशिप जब आई उसमें ये मसाइल थे, इमरान खान दौर के अपने मसाइल हैं, लेकिन असल सवाल जो है, द रियल क्वेश्चन रिमेन्स, कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि इमरान खान इख्तिदार की मसनद पर बैठे हैं या नवाज शरीफ, जरदारी या कोई भी, मसले का हल किसके पास है और मसला कैसे हल होगा। और सबसे अहम सवाल ये कि इमरान खान अगर 3 साल में पिछले 35-40 साल का बिगाड़ ठीक नहीं कर पाए अब तक, तो क्या ये वजह काफी है उन्हीं लोगों को दोबारा लाने की जो इस 35-40 साल निजाम के बिगाड़ के जिम्मेदार हैं। और फिर दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि अगर इमरान खान को एक पाकिस्तान की बेहतरी की उम्मीद की वाहिद किरण के तौर पर अवाम ने देखा कि अल्लाह ने खास एक मदद की है पाकिस्तान की, कि एक ईमानदार शख्स आ गया है, तो क्या सिर्फ उस एक शख्स की ईमानदारी इस निजाम को ठीक करने के लिए काफी है, या उनकी अपनी टीम में भी फिर तमाम लोग वैसे ही ईमानदार होने चाहिए? और फिर ईमानदारी के साथ साथ यू शुड बी कॉम्पिटेंट इनफ टू हैंडल द प्रॉब्लम्स। ये तो बात ना हुई कि आप ये कह दें कि जी ब्यूरोक्रेसी हमसे कंट्रोल नहीं होती या फलां माफिया कंट्रोल नहीं होता। वो तो अपनी जगह हैं, वो तो जब आप इख्तिदार में आए थे तो आपको ये चैलेंजेस बिल्कुल पता थे, ये तो उस वक्त भी बदस्तूर जो आज मौजूद है उस वक्त भी थे। सो इस सवाल का जवाब इमरान खान के पास अब वक्त बहुत कम है। 2 साल के अंदर अंदर इमरान खान साहब को साबित करना होगा कि वो एक सही चॉइस थे इस मुल्क को लीड करने के लिए, वरना फिर इस मुल्क की वही तकदीर होगी कि हम दोबारा से उन्हीं खानदानों की गुलामी करेगी पूरी कौम, और आइंदा तब्दीली के नाम से शायद पाकिस्तानी अवाम फिर चिढ़ भी जाएं कि यहाँ पे इमरान खान जैसा ईमानदार शख्स कुछ नहीं कर सका तो फिर कोई और क्या करेगा। इसलिए इमरान खान को इस वक्त प्रूव करना होगा, जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं, जो स्टे लेकर आ जाते हैं या जो दीगर चीजें हैं, नैब की कारकर्दगी है, उन चीजों को आप नहीं इख्तियार में आपके, आप नहीं कर सकते, लेकिन जो आप कर सकते हैं, सिविल इंतजामिया को आप अच्छे तरीके से फाल बना सकते हैं, प्राइस कंट्रोल कमिटीज को आप फाल बना सकते हैं, किसको चीफ मिनिस्टर कहां पर लगाना है, किस चीज की वजारत किस शख्स को देनी है, कौन सा अहम पोर्टफोलियो किसके पास हो, वो शख्स कॉम्पिटेंट भी हो, वो इस काबिल भी हो कि वो उस चीज को लेकर चल सके। ये फैसला इमरान खान साहब के पास 100% आज भी उतना ही इख्तियार है जितना 2018 में जब वो हलफ लेकर वजीर आजम पाकिस्तान बनकर आए थे तो तब उनके पास था। लेकिन अब 2 साल बाद वो रेटरिक नहीं फिर बिक सकेगा कि जी हम निज़ाम को ठीक करेंगे। फिर लोग शायद इस निज़ाम को ही उखाड़ के फेंकने के दरपे हो जाएं कि हमें कोई आप में से नहीं चाहिए। इससे पहले कि ऐसी कोई नौबत आए, इमरान खान साहब को बहुत सीरियस इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि ये उम्मीद का ख्वाब सिर्फ पीटीआई के वोटर्स का नहीं है, ये नून लीग के वोटर्स का भी है, ये पीपल्स पार्टी के वोटर्स का भी है, ये फजलुर रहमान साहब के वोटर्स का भी है, ये एमक्यूएम के वोटर्स का भी है। हर पाकिस्तानी का ख्वाब है कि बेहतर मुस्तकबिल होना चाहिए इस मुल्क का, इस मुल्क से करप्शन का नासूर खत्म होना चाहिए। सो इस भारी भरकम ख्वाब की जिम्मेदारी को पूरा करने का जो बेड़ा इमरान खान ने उठाया है, उसको हम दुआ करते हैं कि वो पूरा कर सके इंशाअल्लाह। उसके बाद अगली दफा जिसकी भी हुकूमत आए, जो भी बेहतरीन वोट्स लेकर आए सो आए, लेकिन ये तब्दीली का ख्वाब पाकिस्तान के नौजवान ने, तमाम सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों ने जो देखा है, इसको टूटना नहीं चाहिए। गुफ्तगू के सिलसिले को ब्रेक के बाद आगे बढ़ाते हैं। सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं खैबर पख्तूनख्वा के मिनिस्टर फॉर हायर एजुकेशन और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को भी ये देखते हैं, तर्जुमान हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के, जनाब कामरान बंगर साहब। बंगर साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो ये बताइए कि आज आप ही की जमात के जो इस वक्त वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब हैं, हम पिछले सेगमेंट में भी बात कर रहे थे कि उन्होंने आज एक बड़ा शिकवा किया है मीडिया से भी कि भाई जो अच्छी खबर होती है वो आप बताते नहीं, बुरी खबर आप ऐसे उसका ढिंडोरा पीटते हैं। 43 रुपए चीनी सस्ती हो गई है, लेकिन मीडिया इज नॉट टॉकिंग अबाउट इट। तो ये पीटीआई को मीडिया से क्या शिकवा है? भाई आप लोग अपनी कारकर्दगी अच्छी करें तो मीडिया भी आपके गुण गाएगा। देखिए, एक तो मैं फवाद भाई की बात से मैं
110% एग्री करता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, एक्सेप्शनल केसेस हर जगह पर हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो नेगेटिविटी फैलाई जा रही है एक ओवरऑल, मेरे ख्याल से, मेरी ये अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि शायद सेंसेशनलाइजेशन फैलाना और नेगेटिव खबरें फैलाना कुछ चैनल्स का और कुछ प्रोग्रामात की, शायद वो समझते हैं कि रेटिंग इससे हमारी बढ़े, लेकिन हमने कभी ये कोशिश नहीं की कि हम लोगों को दूसरी साइड भी बताएं कि अच्छा क्या हो रहा है। जैसे आज उन्होंने बात की है ये चीनी के हवाले से, तो मैं अगर आपको खैबर पख्तूनख्वा की बात बताऊं तो खैबर पख्तूनख्वा में विद इन नो टाइम 130 रुपए से लेकर अभी 90 रुपीज पे ओपन मार्केट में जो है वो चीनी सेल हो रही है। 10,000 टन हमने मंगवा ली है, 10,000 टन हम मजीद जो है कर चुके हैं। तो ये चीजें जो है, जिस वक्त 130 रुपए पे था उस वक्त तो बिल्कुल बजा था कि वो बात पब्लिक को पहुंचाई जाए और मीडियम, लेकिन जब 90 पे आ गया तो फिर सारी जगहों पे खामोशी आती है कि अब कुछ नहीं हो रहा। तो इस तरह की जो ओवरऑल हमारे खैबर पख्तूनख्वा में, आपको पता है कि गंदम की सूरत हाल हमेशा ऐसी रही है, हिस्टोरिकली देखा जाए, क्योंकि हमारी गंदम की क्रॉप नहीं है। तो हम जब वो रेट जब बढ़ जाते हैं तो एक तूफान आ जाता है, जो कि हम समझते हैं कि हमारी अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए ठीक है, लेकिन जब वो रेट स्टेबलाइज हो जाए, मार्केट में बेहतरी आ जाए, तो वो फिर कोई नहीं बताता कि जी ये अब बेहतरी आ चुकी है, लोगों में एक होप भी हम दें। तो ये फवाद की बात से मैं एग्री करता हूं कि हमने एक नेगेटिविटी को जो है अपना शवार बना लिया, और जब पॉजिटिव चीज आती है तो वो हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, दुरुस्त, मान लिया। और ये बात दुरुस्त है कि खैबर पख्तूनख्वा हो या सूबा पंजाब हो, उसमें भी अब बहुत सी जगहों पर बताया जा रहा है, हमें ग्राउंड से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अब वो 120-30 वाली बात नहीं रही। बहुत से स्टोर्स ऐसे हैं जहां से अब 90 रुपए की मिल रही है, लेकिन वहीं पे बहुत से स्टोर्स ऐसे भी हैं, और आई एम श्योर रहेंगे, चाहे आप 60 की भी कर दें चीनी, जो कि 90, 100, 110 की बेचकर ये कहेंगे कि देखें जी इमरान खान आए हैं तो महंगाई बहुत हो गई है। ये कामरान बंगश साहब, आपने नोट किया है कि आपके इस 3 साला दौर में ये चीज़ पूरे पाकिस्तान में, सिंध के अलावा होती रही, जहां जहां, बल्कि इवन सिंध में भी, हालांकि सिंध की हुकूमत, जिस तरह आपकी केपी गवर्नमेंट है, ये अलग बात है कि पीटीआई की ही यहाँ पे भी हुकूमत है, वरना किसी और की होती तो आप अपने इंडिपेंडेंट फैसले बहुत से करते हैं 18वीं तरमीम के बाद। लेकिन क्या वजह है कि आप लोग अभी तक उस माफिया को कंट्रोल ही नहीं कर सके, जो ये कहकर बहुत आसानी से हर चीज 40, 50, 100 रुपए महंगी बेचता है कि जी इमरान खान आए हैं और तब्दीली बहुत हो गई है, जो कि क्लियरली वो खुद बेईमानी कर रहे होते हैं। आपकी हुकूमत इस हवाले से क्या किया? देखिए, एक तो आपने बिल्कुल बजा कहा कि हमने जिस जगह भी हाथ डाला है तो एक माफिया इकट्ठा हुआ है, लेकिन शिकस्त उसी माफिया को हुई है। जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले बात बताई, खैबर पख्तूनख्वा में भी बहुत बड़े बड़े स्टॉकिस्ट्स को पकड़ा गया है, जो गंदम की और इन सारी चीजों की स्टॉक्स में, और कुछ ऐसे बदउनवान लोग भी थे जो कि अपने जमीर का सौदा कर रहे थे, अपने वतन का सौदा कर रहे थे। तो ये तो एक सिलसिला हमेशा से हक और बातिल का रहा है कि जो लोग हक पे होते हैं उनको मुश्किलात आती हैं, उनके खिलाफ लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उनके खिलाफ अफवाहें होती हैं उनको नाकाम बनाने की। तो ये एक नेचुरल एक फाइट है, अजल से अबद तक रहेगी, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन मैं आपको जो आपने जो बात की है उसको मैं बाय इसलिए नहीं करता कि अगर तो ये बात मानी जाए कि 90 रुपए जो है वो रेट जो है वो बनता है चीनी का, तो सवाल ये पैदा होता है कि किसी जमाने में, आपकी यादाश्त में भी होगा, मेरी यादाश्त में भी होगा, किसी जमाने में 30 रुपए थी चीनी, 20-25 रुपए किलो चीनी थी। तो ये 90 रुपए तक कैसे पहुंच गई? ये भी तो जरा देखने वाली बात है ना कि पिछली हुकूमतों में जो इस तरह की हमारी पॉलिसीज थी, ये सिर्फ मैं आपको चीनी की बात बता रहा हूँ। गंदम की मैं बसद एहतराम में ये आपको कह रहा हूँ कि नवाज दौर में खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर चीनी बंद हो गई थी। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिस किस्म का माफिया हमारे खिलाफ इकट्ठा हो गया था, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 98 वाला दौर दोबारा आ रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में लोग चोकर खाएंगे, जानवर जो खाते हैं हम वो खाने। लेकिन वजीर आजम ने और हमारे वजीर आला, दोनों वज़ीर आला ने बेहतरीन स्ट्रेटेजी और एक जो फेडरेशन का निशान है, जो वजीर आजम को हम समझते हैं, उन्होंने वो स्पिरिट दिखाई। हम अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 साल में गंदम की बहुत बड़ी क्राइसिस से खैबर पख्तूनख्वा बचा। ये मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ। हमने इंपोर्ट किया गंदम, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने महदूद वसाइल में 11 अरब रुपए से ज्यादा की सब्सिडी दी है गंदम में। वजीर आजम साहब ने इंपोर्ट की गंदम, पंजाब के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर रहे। ये कभी नहीं हुआ कि सूबे इतना बेहतरीन कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से काम कर रहे हैं, और हमने
बहुत बड़े क्राइसिस से सूबे को बचा दिया और पाकिस्तान को बचा दिया, क्योंकि अगर खैबर पख्तूनख्वा में ऐसी सूरत हाल होती तो यकीनन नेशनली उसका नुकसान होता। यही खैबर पख्तूनख्वा के लोग मजबूर थे नवाज दौर में कि हम यहाँ पे चोकर खाते थे। मैं किसी किस्म की सुबाइयत की बात नहीं करता, लेकिन मैं फेडरेशन की जरूर बात करूंगा। हमारे आईडीपीस को अटक के ऊपर रोका गया था मलिहा। अच्छा। ये खैबर पख्तूनख्वा के आईडीपीस अटक के ऊपर रोके गए थे। क्या हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं थे उस वक्त? अभी वजीर आजम इमरान खान का ये विजन और मिशन है और ये उनका क्लियर एक इंस्ट्रक्शन है कि हमने तमाम सूबों को साथ लेकर चलना है। यही हमारी जो ब्रांडिंग होती थी, हमारे खैबर पख्तूनख्वा के या पाकिस्तान के लोगों के शलवार कमीज को जो है वो हकारत की नजर से देखा जाता था। अब पूरी दुनिया में वजीर आजम ने हमारी जो नेशनल ड्रेस है या ग्रीन पासपोर्ट है उसकी इज्जत बढ़ी है। तो ये सारी चीजें हमें लगता है सती तौर पर हमें लगती है, लेकिन इनका इम्पैक्ट बड़ा ज्यादा है कि कौम अब मुत्तहिद हो गई है। मैंने आपको एक एग्जांपल बता दी, यही चीनी की भी सूरत हाल है। हमने माफिया के ऊपर हाथ डाला, माफिया इकट्ठा हुआ, उन्होंने नेशनली क्राइसिस पैदा करने की। आपको पता है कि सिंध में शुगर मिल्स किसकी है या पंजाब में किसकी है, ये सारी ऑपोजिशन की पार्टियां इकट्ठी हो गई थी। हमने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मलिहा वजीर आजम साहब ने 120 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज दिया, जो कि कोविड में पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है। ये चीजें जो है हमें अनफॉर्चुनेटली मीडिया नहीं दिखाता। कोई शक नहीं है, लेकिन इसमें फिर आपके नाक़दीन जो अपोजिशन क्रिटिसाइज करती है आपको, वो कहती है कि ये कौन सा बड़ा रिलीफ दिया है कि ये तो 950,000 रुपए हर खानदान को मिल रहा है, तो ये आपने महंगाई दूसरी तरफ इतनी कर दी है कि इतने से कंसेशन से क्या फर्क पड़ता है? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, ओपोजिशन जो है वो मैं समझता हूँ कि शायद इतनी नाअहल ओपोजिशन तारीख में कभी नहीं आई। ये बात भी हमें एडमिट करनी पड़ेगी। एक तो इनके नैरेटिव में बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। दो बातें ये करते हैं, एक महंगाई की बात करते हैं। तो जब हम महंगाई के स्टैटिस्टिक्स देते हैं कि ग्लोबल एवरेज 50% रहा है इस एक साल में, 50% दुनिया भर में महंगाई आ चुकी है। बिल्कुल। पाकिस्तान में ग्लोबल एवरेज जो है ईयर ऑन ईयर वो 9% है। ये अभी की जो रिसेंट स्टैटिस्टिक्स है, तो ये पाकिस्तान की अपनी नहीं है, पूरी दुनिया की जो स्टैटिस्टिक्स निकाली जाती है। अब ईयर ऑन ईयर हमारी 9% महंगाई आई है, पूरी दुनिया में 50% आई है। तो ये फिर आगे से कहते हैं कि ये तो कोई बात नहीं हुई कि दुनिया में महंगाई आई तो पाकिस्तान में आई, आप बताएं आपने किया क्या? तो उसका हल यह है कि 9% महंगाई के अगेंस्ट वजीर आजम साहब का जो पैकेज है, जिसमें दोनों सूबे भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 65% हम सूबों से कर रहे हैं और 35% फेडरल गवर्नमेंट कर रही है एहसास राशन रियायत प्रोग्राम के तहत। अब ये कह रहे हैं कि आपने फिर क्या किया महंगाई को कंट्रोल करने के लिए? तो उसमें हमने जो राशन रियायत प्रोग्राम शुरू किया, उसमें 30% जो 3 बुनियादी अशियाए दोनों से, उसमें 30% हम रियायत दे रहे हैं। कीमतें बढ़ी है 9%, हम दे रहे हैं 30%। अब इनको फिर ये चीज हजम नहीं होती, ये फिर कहते हैं कि ये तो कोई बात नहीं है, 1000 रुपए जो है। अगर तो आप एक एवरेज हाउस होल्ड की बात करें जो 6 अफराद पर मुश्तमिल हो, उनकी अगर आप मंथली बजटिंग करें तो उसमें जितनी ऑयल और घी लगता है या आटा लगता है या दालें लगती हैं, उसी हिसाब से अगर आप उनको ये 3 बड़ी जरूरी अशिया खुर्दमा, उसमें अगर आप उनको ये एडवांटेज देते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, और ये वो फैमिलीज हैं जो 31,000 रुपए से मंथली उनका इनकम कम है, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग हो जाती है। उनको डेडिकेटेड स्टोर्स पे, एक तो स्टोर्स के ऊपर वो महंगाई का जो अंतर है, जो आपने पहले बात की कि लोग जो है वो जखीरा अंदोजी करते हैं या एक मसनूई किल्लत पैदा करते हैं, एक तो वो हमने कंट्रोल कर दिया इस पूरे सेटअप में कि कोई भी किसी किस्म का मसनूई बहरान नहीं क्रिएट होगा। दूसरा, आप उनको 30% जो है वो बेसिक नेसेसिटीज के ऊपर आप अगर उनको डिस्काउंट दे रहे हैं, स्टेट उनका वो, तो ये वो उस तबके की बात हो रही है जो कभी इनकी प्रायोरिटी नहीं रही। इसको मलिहा जी जरा समझने की जरूरत है कि इनकी प्रायोरिटी ये रही है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इन्होंने अपने वर्कर्स को घुसा दिया, इन्होंने अपने सरकारी अफसरान को लगा दिया, क्योंकि उन्होंने इनको वोट दिलाने थे, उन्होंने इनको सपोर्ट करना था। पहली दफा एहसास प्रोग्राम के तहत उन लोगों को नौकरियों से निकाला गया। वो जो नेपोटिज्म पे और फेवरेटिज्म पे जिन लोगों को वो राशन देते थे या पैसे देते थे, ये इनको हजम नहीं होता, क्योंकि इनका जो तरीका वारदात है वो लोगों को खरीदना है। वजीर आजम साहब का ये मैकेनिज्म है कि वो चाहते हैं कि गरीब तबका उठे, वो तबका जिनका पहले किसी ने नहीं सोचा था। अब अगर खैबर पख्तूनख्वा की आप बात करें, हमारे खैबर पख्तूनख्वा में तो नेशनल पार्टी के भी लोग हैं, पीपल्स पार्टी के भी हैं, जमात इस्लामी JUI के भी हैं, हर जमात के लोग यहाँ पे। हमने जब सेहत कार्ड का प्रोग्राम शुरू कर दिया, उसमें कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं है।
कि पीपल्स पार्टी के लोगों को वो नहीं मिलेगा। अब पीपल्स पार्टी के, एएनपी के, जेयूआई के और या पीटीआई के सबको बराबर ट्रीट किया जाएगा। ये है वो तहरीक इंसाफ का पाकिस्तान। और जिसकी बात वजीर आजम साहब कहते हैं कि रियासत मदीना, ये बहुत बड़ा स्टेप है रियासत। बिल्कुल सही। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त तो एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक से लगे तो कामरान बंगर साहब से पूछेंगे कि जहां एक तरफ पंजाब हो या सिंध हो या वफाक हो, सियासी जमातें आपस में हमें गुत्थम गुत्था दिखाई देती हैं। एक तरफ पीटीआई होती है और दूसरी तरफ बाकी सारी जमातें होती हैं। ये खैबर पख्तूनख्वा में इन्होंने कौन सी ऐसा कमाल दिखाया है कि इनका भले बजट पास करने का मामला हो, बजट सेशन हो या आपस में मिलजुल कर चलने का मामला हो, वो बहुत ही आराम सुकून से ऑपोजिशन भी काम करती है और हुकूमत भी करती है। इनकी लड़ाइयां आखिर क्यों नहीं होती और ये कैसे एक अच्छी एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं दीगर सूबों के लिए और वफाक के लिए, इस पर बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमत के तर्जुमान। इंफॉर्मेशन के मामले को भी देखते हैं और बड़ा खुलकर डिफेंड कर रहे हैं अपनी हुकूमत को। और ऐसे मौके पर कि जब राइट, लेफ्ट, सेंटर हर तरफ से तनकीद के नश्तर बरस रहे हों, तो उसमें इतने कंपोजर के साथ अपनी हुकूमत को डिफेंड करना और फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, ये एक बड़ी खूबी है जो कामरान बंगर साहब में पाई जाती है। कामरान बंगर साहब, ये बताएं कि चलें, ये तो आपकी एक इंडिविजुअल खूबी की हमने बात की, आपके सूबे का मिजाज हमने बड़ा खूबसूरत देखा है केपी का, कि यहाँ पर सियासी हरीफों को उस तरह से नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की जाती। आपकी हुकूमत और आपकी अपोजिशन और इत्तेहादी सब बड़े आराम सुकून से चलते हैं। क्या सीक्रेट है, राज क्या है इस इत्तेहाद का? एक तो बड़ा ईमानदारी के साथ अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे सूबे का कल्चर बहुत ज्यादा टॉलरेंस का है। ये हमें एडमिट करना पड़ेगा। हमारी ऑपोजिशन को भी और ट्रेजरी को भी ये जाता है, क्योंकि वजीर आला साहब खुद बहुत ज्यादा शफीक और बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड किस्म के इंसान हैं। तो वो एक तो सबको साथ लेकर चलते हैं। ऑल्दो मैं ये आपको बता दूं कि खैबर पख्तूनख्वा में 2/3 से ज्यादा अक्सरियत है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो कामरान बुज़दार साहब काइंड हार्टेड नहीं है? वो तो उनसे भी ज्यादा काइंड हार्टेड लगते हैं। मैं पंजाब की तो आपको वही बताएंगे। मेरी तो 2-3 इंटरेक्शंस हुई हैं। मैंने उनको बहुत ज्यादा हम्बल, बहुत ज्यादा एक दरवेश किस्म के इंसान पाया है। मैंने उनको भी, लेकिन मैं आपको जी एक बात बताऊं, ये भी जरा समझने की बात है कि 2013 से लेकर 2018 तक खैबर पख्तूनख्वा में हमें वो मुश्किलात आई थी जो अभी फेडरल गवर्नमेंट को या पंजाब गवर्नमेंट को फेस हो रही है। ये थोड़ा सा एक, जब आप स्टेटस को ब्रेक करते हैं तो उसमें बहुत बड़ी एफर्ट लगती है। हम ये समझते हैं खैबर पख्तूनख्वा में 2013 में हमारी 34 नशिस्तें, अभी माशाल्लाह से 95 है। तो 34 नशिस्तों में हमें चूंकि मखलूत हुकूमत में थे तो हमें इस तरह के चैलेंजेस बहुत ज्यादा आते थे। फिर आप जब कोalition में होते हैं तो आपके कोalition पार्टनर्स को भी साथ लेकर चलना होता है, और अपोजिशन भी ये समझती है कि हुकूमत वीक है तो वो भी आपके लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी कर। लेकिन मैं ये आपको बड़ा पॉजिटिवली ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस किस्म की मुश्किलात अभी फेडरल गवर्नमेंट को या पंजाब गवर्नमेंट को आ रही है, या ऑपोजिशन जो है बड़ा अपफ्रंट ले रही है या ऑफेंसिवली ले रही है, इससे ज्यादा हमने फील किया है 2013 से 18 तक खैबर पख्तूनख्वा में। अच्छा। लेकिन जो स्टेटस को है वो अल्हम्दुलिल्लाह खैबर पख्तूनख्वा में ब्रेक हो चुका है। अब खैबर पख्तूनख्वा में अमली तौर पर ऑपोजिशन मौजूद नहीं है, और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ अल्लाह ताला के फजलो करम से ये खैबर पख्तूनख्वा में हमने डिलीवर किया। अभी माशाल्लाह से फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब में भी डिलीवर हो रहा है। तो 2023 से ऑनवर्ड आप देखेंगे कि अमली तौर पर ऑपोजिशन नजर नहीं आएगी आपको, क्योंकि उनके स्टेक्स बहुत हाई हैं और जो कि एट स्टेक है, उनके स्टेक्स एट स्टेक है। अच्छा, तो ये उनको जी पंजाब में तो वैसे इतनी ठीक है, जो अच्छे काम है उनको हम अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन पंजाब में तो ना ब्यूरोक्रेसी का कोई हाल है, कोऑर्डिनेशन ही नहीं है बहुत से मिनिस्टर्स की ब्यूरोक्रेसी के साथ, और प्रिसाइजली काफली की लड़ाई भी आपकी जमात के साथ यही होती है हर कुछ अरसे बाद, जो वो कहते हैं कि हम नाराज होकर जा रहे हैं, कि वो ज़्यादा तसल्लुत चाहते हैं ब्यूरोक्रेसी पर अपना, कि हमारी मर्जी के DPOs और डिप्टी कमिश्नर्स वगैरह लगें। बहरहाल ये एक लंबी बहस है। कामरान साहब, वक्त हमारे पास तकरीबन ख़त्म होने को है। आखिरी सवाल क्विकली इसका जवाब दीजिएगा कि डेंगू के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा में जो केसेस में इजाफा देखने को मिला लेटली, उस हवाले से आपकी हुकूमत क्या कर रही है? लास्ट क्वेश्चन।
मैं बड़ा आपको स्टेटिस्टिक्स के साथ बता देता हूं कि पिछले 24 घंटे में 114 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सही। और उनमें अभी तक जो हमारे पूरे सूबे में हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स हैं वो सिर्फ 86 हैं। अनफॉर्चुनेटली, बड़ी बदकिस्मती से एक भी जान स्टेट के लिए और हमारे लिए बहुत ज्यादा कीमती है। 9 जानें अभी तक हम गंवा चुके हैं, लेकिन 9,100 केसेस जो रिपोर्ट हुए हैं उसमें तकरीबन 8,300 केसेस रिकवर हो चुके हैं। तो 600 से लेकर 700 या 800 केसेस जो हैं अभी तक एक्टिव केसेस हैं। तो इतनी ज्यादा सूरत हाल नहीं खराब। हमने 3 बड़े मेजर स्टेप्स लिए हैं। एक तो हमने बड़ा एक केस मैनेजमेंट का और केस डिटेक्शन का बड़ा मुनज़्ज़म निज़ाम हम लेकर आए, जो एनसीओसी ने कोविड में किया था। तो उससे हमें हॉटस्पॉट्स डेवलप करना और उनको फिर अकॉर्डिंगली ट्रेस करना, उधर स्प्रे करना, वहां पे लार्वा को तल्फ करना। तो केस डिटेक्शन और मैनेजमेंट का बड़ा एक मुनज़्ज़म सिस्टम हम लेकर आए। दूसरा, हमने ये इंश्योर किया है कि हॉस्पिटल्स में हमारी कैपेसिटी जो है वो इंश्योर रहे कि ज्यादा से ज्यादा है, तो वो हम कर रहे हैं। और तीसरा, जो मल्टी डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन है वो हमने कर दी है। लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट और इस तरह के कमिश्नर ऑफिसेज, तो सबको खुद वजीर आला साहब वीकली मॉनिटर करते हैं। तो माशाल्लाह से खैबर पख्तूनख्वा में इतने बुरे हालात नहीं है। मीडिया ने, कुछ चैनल्स ने उनको बहुत ज्यादा एग्जैजरेट किया, लेकिन मैंने आपको बड़ा बता दिया क्लियरली कि 114 केसेस पूरे सूबे के 35 अजला में रिपोर्ट हुए हैं, और वो भी हम कर रहे हैं। इंशाल्लाह उनके ऊपर भी हम बहुत जल्द काबू पा लेंगे। तो 600 से लेकर 700 केसेस जो हैं अभी एक्टिव हैं, जिनमें कोई क्रिटिकल एज सच केसेस नहीं है। 86 जो है हॉस्पिटल। ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह करे कि बेहतरी के हालात हों। और नाज़रीन, ये जो रिपोर्ट करने की बात होती है तो इससे मुझे याद आया कि प्रोग्राम के अख्ताम में मैं आपको बताती चलूँ कि आज मीडिया के मुख्तलिफ चैनल्स पर ये बात डिस्कस होती रही, ख़बर भी चलती रही कि गालिबन सुई सदर्न गैस की तरफ से ऐलान किया गया है कि 3 शिफ्ट्स मिला करेंगी घरेलू सार्फिन को गैस की, और उन 3 शिफ्ट्स के अलावा गैस घरों में नहीं मिलेगी, जिसकी सुई सदर्न गैस ने सख्ती से तरदीद की है। और उनका कहना है कि हमने कोई टाइम फिक्स नहीं किया कि सुबह 5 से 8 मिलेगी, फिर दिन में 11 से 2 मिलेगी, फिर रात में 5 से 10 मिलेगी। ये हमने कोई ऐसी स्लॉट्स तय नहीं की, ना हमने अनाउंस किया है और ना ही ये हमारा काम है। ये अगर किसी ने अनाउंस करना भी होगा तो ये एनर्जी मिनिस्ट्री, वजारत तवानाई इस चीज़ को अनाउंस करेगी फैसला करके, और अभी तक ताहाल कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ। सो ये भी एक तरह से गलत खबर, वही बात जो हुकूमत को शिकवा होता है इमरान खान साहब को भी कि फेक न्यूज़ ना चलाएं। सो ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी तमाम अपने जो सहाफ़ी साथी हैं उनसे भी कि ये मुल्क की बात है, इट्स नॉट अबाउट इमरान खान। हमें पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव होना है, और कोई भी खबर ब्रेक करते हुए हमें 2 बार उसको चेक करने की ज़रूरत होती है कि हमारी एक गलत खबर से अगर पाकिस्तान में बैठा हुआ कोई एक शहरी भी पेसिमिस्टिक अप्रोच अपना ले, ज़िंदगी से मायूस हो जाए, खुदा न खासा कोई इंतहाई कदम ले ले, हमारे लिए तो वही खबर है और फिर अगला दिन है, लेकिन शायद वो अगला दिन ना देख सके कोई इंतहाई कदम उठाने के बाद। सो हमें पॉजिटिव रहना है और ऑप्टिमिस्टिक रहना है इंशाल्लाह। और वैसे भी अल्लाह ताला तो वैसे भी कहते हैं कि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, तो हम क्यों मायूस हों अल्लाह की रहमत से। इंशाल्लाह बहुत उम्मीद और जज्बे के साथ अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। अब तक के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।